जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में एसएससी के सभी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, सिलेक्शन ऑफिसर, जीडी, सीपीओ, एसआई, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस, एफसीआई एग्ज़ाम्स में पूछे गए 100 प्रश्नों का संकलन हमने इसमें किया है। दोस्तों ये जो वीडियो है भारत का सामान्य परिचय और भारत के भौतिक भूगोल जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप समूह, दर्रा, घाटी से क्वेश्चन को शामिल किया है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है। भारत का मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो मुख्य भूमि है, जो ये पूरा क्षेत्र है, ये भारत का मुख्य भूमि है, जिसमें ये द्वीप नहीं शामिल हैं। इस भाग को हम भारत का मुख्य भूमि कहते हैं। पूछा है कि अक्षांश कितने अक्षांश के बीच स्थित है, तो जो विषुवत के समानांतर रेखाओं को, विषुवतीय रेखा के समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश पूछा है, तो अक्षांश जो है कि ये वाला और ये वाला पूछा है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो उत्तर में है दोस्तों, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में पड़ता है। इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो राइट आंसर जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। दोस्तों इस वीडियो में हम कंसेप्ट और मैपिंग के साथ सभी टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला सभी प्रश्न सही होए। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत के स्थल आकृति मानचित्र, जो स्थल आकृति मानचित्र है, निम्न में से कौन सा संगठन उसे बनाता है। दोस्तों तो पूछा है कि ये कौन सा संगठन बनाता है, तो दोस्तों ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया जो है कि बनाता है। जो ये 1967 में दोस्तों बनाया गया था इसे, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों इसका काम जो होता है नए क्षेत्रों को खोजना, भारत के नए क्षेत्रों को खोजना और उसका मानचित्रीकरण करना है दोस्तों। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत का मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है। दोस्तों भारत का मानक समय किस रेखांश पे अपनाया गया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। उसको बैलेंस करने के लिए जो है कि 82 डिग्री को मानक समय रेखा माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से या फिर एनसीईआरटी बुक्स में या कहीं और दूसरे बुक में मिर्ज़ापुर दिया है, जो इलाहाबाद के नैनी या फिर मिर्ज़ापुर से होते हुए जाता है। तो कौन सा रेखांश है, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत का मानक समय ग्रीनिच मध्य से कितना आगे या पीछे है पूछ रहा है। तो मानक समय ग्रीनिच मध्य से, ग्रीनिच मध्य कहाँ है, जो ये 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान यानी कि मीन टाइम देशांतर इसे निर्धारित किया गया है, मतलब ये प्रमुख यमोत्तर है दोस्तों। तो यहाँ से इसे 0 डिग्री देशांतर पे है। तो भारत का जो है, भारत का अभी हमने देखा 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। तो यहाँ से इसको देखने के लिए दोस्तों हम 82.5 डिग्री को देखते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है एक चक्कर पृथ्वी, यानी एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमने में कितना, 24 घंटे लगाती है। 24 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1440 आ जाएगा दोस्तों। 1440 अगर 1 डिग्री की बात करें तो आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा दोस्तों। तो भारत जो है यहाँ से इधर आगे की तरफ जाती है, तो 82.5 डिग्री उसमें दूरी तय कर, 82.5 डिग्री आगे है। तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आएगा दोस्तों, 330 मिनट आएगा। तो 330 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे आएगा दोस्तों। तो 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो इंग्लैंड में मैच होता है 2 बजे, वो भारत में 7:30 बजे देखा जाता है, यही कारण है दोस्तों। राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों प्रसिद्ध है। अब वही क्वेश्चन दूसरी भाषा में पूछा गया है, मतलब एक ही चीज़ को कई बार घुमा के पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत मानक समय, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर या
कस्बा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे उत्तरी अक्षांश पटना, यहाँ पे हम मैप में देखें तो यहाँ पे पटना यहाँ पर है, पटना, इलाहाबाद यहाँ पर है, इलाहाबाद और फिर पंचमढ़ी, यहाँ पंचमढ़ी है, और फिर अहमदाबाद पूछा, अहमदाबाद यहाँ पे है। तो अगर हम सबसे पूछा सबसे उत्तरी अक्षांश, सबसे उत्तरी अक्षांश मतलब जो सबसे नॉर्थ में पड़ता है, तो यहाँ पे पटना सबसे नॉर्थ में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। भारत का दक्षिण छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है? दोस्तों सबसे दक्षिण में कौन सा पूछा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो उसका जो नाम है दोस्तों, देखिए सबसे दक्षिण में देखें तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पर है और ये सबसे दक्षिण यहाँ पर है। तो दोस्तों ये भारत की मुख्य भूमि है, ये पूछा है भारत के दक्षिण छोर, भारत के दक्षिण छोर पूछा है, तो मतलब ये इसका पूछा है, ये भारत का ही है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट है। और भारत का मुख्य भूमि अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये कन्याकुमारी है, और ये निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसे पेगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये वहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का जो अन्य नाम पूछ रहा है दोस्तों, ये जो तट है पूर्वी तट है, इसका पूछ रहा है अन्य नाम है दोस्तों। पूर्वी तटीय का अन्य नाम दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कन्याकुमारी से ये कृष्णा नदी मुहाना तक इसका नाम है कोरोमंडल तट दोस्तों, कोरोमंडल तट इसका नाम है दोस्तों। अपने रूम में मैप लगाए होंगे या एटलस है, उसमें दोस्तों इसको लिख डालिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये कोरोमंडल तट है, और यहाँ से जो है पश्चिम बंगाल तक इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जो महानदी और कृष्णा नदी के बीच है उसका नाम है रायल तट दोस्तों। और वहीं दोस्तों पश्चिम घाट की बात करें तो ये जो मरमागोवा से लेकर के केरल के बीच की, कन्याकुमारी के बीच की दूरी है, उसे कहते हैं मालाबार तट, यानी केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। और वहीं गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर के बीच की दूरी को कनारा तट कहते हैं, और जो है कि दीव से लेकर के गोवा तक के बीच की दूरी को कन्नड़ तट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पूर्वी तट का मैदान का एक नाम क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ये वाला तट का नाम पूछा था दोस्तों, किस तट का? इस तट का नाम पूछा है, तो इसका नाम हो जाएगा कोरोमंडल तट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम जो है वो पिगमिलियन पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल पूछा है, वही क्वेश्चन है जो है कि कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बस घूमने का पूछने का तरीका अलग अलग हो गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? किसको नहीं मिलेंगी दोस्तों? ऊर्ध्वाधर किरणें के बारे में जाने तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। इस क्षेत्र में जो भी शहर होंगे उस पर सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ेंगी। तो इस बीच में इसको हम देखें कौन कौन शहर दिया है। मुंबई दिया है, यहाँ पर मुंबई है। तिरुवनंतपुरम केरल में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। श्रीनगर यहाँ पर है। तो श्रीनगर केरल के उत्तर में है, इसलिए कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा इसमें स्थान पड़ता है? तो दोस्तों 7वां स्थान पड़ता है। इसके पहले कौन कौन आते हैं? तो इसके पहले रूस आता है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, तब भारत है दोस्तों। ये जानते रहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है, पहले नंबर पे चीन है दोस्तों। हम आगे बढ़ें। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है दोस्तों? ये बहुत फैक्चुअल है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है दोस्तों, और वहीं पाकिस्तान का जो है वो है 7 लाख, मतलब 8 लाख के आसपास है दोस्तों। पूरा क्षेत्रफल उसका 8 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, तो 8 चौक 32 यानी कि 4 गुना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था? तो दोस्तों पहले जो पूरी आज हमें पृथ्वी जो 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं और 5 महासागर दिखाई देते हैं, जो 7 महाद्वीप हैं उसे हम मिला के पैंजिया कहते थे। 2 भाग, एक ही भाग में था वो पैंजिया था। समय के अनुसार समय के साथ बदला हुआ, तो ये लारेशिया
पैंजिया 2 भागों में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो गोंडवाना दोस्तों, गोंडवाना जो है ये आज का जो उत्तर अमेरिका है और अफ्रीका है और इधर अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, ये एक जगह थे दोस्तों। इसे एक गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे दोस्तों, ये किसका हिस्सा थे और यही बाद में ट्रांसफ़र होके यहाँ पे इंडिया गया। तो किसका हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों वो श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका से भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, बल्कि जलीय सीमा लगती है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान यहाँ पाक स्टेट के नाम से दिया था दोस्तों। ये पाक मतलब है PALK, पाक, ये पाक है, यल यहाँ पे साइलेंट है। तो ये किसके बीच है? ये देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और वहीं नीचे भी क्वेश्चन 17 नंबर है, पाक संधि, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? वो भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं स्थित है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096, और सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है दोस्तों, अफ़गानिस्तान के साथ है, और ये 106 किलोमीटर है दोस्तों। पहले बांग्लादेश, फिर उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान है, ऐसे ऑर्डर में है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा किसके है? बांग्लादेश के। सबसे ज़्यादा किसके? बांग्लादेश, और सबसे कम अफ़गानिस्तान से है। और यहीं पे हमने पोल क्वेश्चन जो डाला था दोस्तों, आपको हम लाइव दिखाते हैं कितने लोग किस तरह से गलत आंसर दे रहे हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इतना टफ नहीं है दोस्तों। ये देखिए हमने दिया था भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? 7 दिनों में दोस्तों 306 लोगों ने वोट दिया था, जिसमें नेपाल को लगाया था दोस्तों, नेपाल को लगाया था। जबकि भूटान जो सबसे कम है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है, और भूटान के साथ 699 भूटान को लगाए होते हैं, तो शायद कुछ ठीक रहा होता, लेकिन जो लगाए थे किसको? नेपाल को लगाए थे। आप देख सकते हैं 77% लोगों ने गलत आंसर दिया है। राइट आंसर जो दिया था लोगों ने 11% दिया। दोस्तों जीएस इतना ईजी है दोस्तों कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, सबसे कम जो लगाता है वो अफगानिस्तान के साथ लगाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो पश्चिम घाट की जो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, सब कुछ मैप से समझिए। अपने रूम में मैप लगाएं, या रूम में जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट की टर्म मिल रहा है उसको आप वहाँ पे अपने मैप में इसको लिखें दोस्तों। ये देखिए पूछा है कि कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। एकदम सिंपल है दोस्तों, जो भी पश्चिम तट पे पोताश्रय है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, क्योंकि इधर जो है कि इधर से नदियाँ निकलती हैं तो इधर गाद का निर्माण कम करती हैं, गाद नहीं इधर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इधर का जो तट है वो समुद्र से डूबा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक नेचुरल स्थिति मिलती है यहाँ पे प्राकृतिक पोताश्रय निर्माण के लिए। जबकि यहाँ से पश्चिम की नदियाँ पूर्व की ओर जाती हैं तो इधर अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में गाद ले जाती हैं, तो ये सब भर जाती हैं, पट जाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मैप यहाँ पे जो चेन्नई देखिए यहाँ पर है, चेन्नई जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप है दोस्तों, पारादीप इसी तट पे है, लेकिन पारादीप जो है कि चिल्का झील के अंदर है, इसलिए उसे नेचुरल स्थिति प्राप्त होती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा राइट आंसर ए होगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? मतलब अंटार्कटिका में जो भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2 अन्य जो हैं अस्थायी अनुसंधान है, जो मैत्री और भारती, जो भारतीय है भारतीय अस्थायी अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर, वो 2013 में, अभी सबसे जल्दी वाला 2013 में वहाँ पे उसको रखा गया है दोस्तों, वहाँ पे रिसर्च के लिए बनाया गया है। वहीं दोस्तों आर्कटिक स्टेशन की बात करें, जो उत्तर ध्रुव को वहाँ पे रिसर्च किया जाता है, वो हिमाद्री है उसका नाम, जो 2008 में बनाया गया था, और वो नॉर्वे देश में स्थित है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वहाँ पे देखें भूटान में 699 किलोमीटर है, और बांग्लादेश का है 4096, और नेपाल का है 1700 कुछ है, 1751 है, और पाकिस्तान का 3233 है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे तो 4096 सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलती है, तो राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझें। उत्तर पश्चिम में भारत, उत्तर पश्चिम में पूछ रहा है। उत्तर पश्चिम देखेंगे, उत्तर पश्चिम आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इधर ये उत्तर पश्चिम वाला रीजन ये है, ये पूछ रहा है ये जो इसकी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान है दोस्तों। राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत ईजी है। अगर साउथ में देखिए, इधर साउथ में इधर चीन से इधर देखिए बांग्लादेश है, इधर ये चीन है, और इधर हिमाचल प्रदेश है। इधर जो है हिमाचल प्रदेश का उत्तर वाला जो नॉर्थ वाला है, उधर लाहौल स्पीति है, और दक्षिण वाला किन्नौर है। इधर नॉर्थ में कौन सा है? लाहौल स्पीति, और साउथ में किन्नौर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो किन्नौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, भारत का सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी है। लेकिन दोस्तों लेकिन वर्तमान में जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए हैं, तो सबसे बड़ा जो है संघ राज्य क्षेत्र वो लद्दाख हो गया है दोस्तों। सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। ध्यान रखें इसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राज्यों की किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? नागालैंड के साथ पूछ रहा है कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? नागालैंड से देखेंगे उधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है, और नीचे मणिपुर है दोस्तों। आप मैप में देखिए, मैप से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इजी है। तो असम, मेघालय, असम है, और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। असम, अरुणाचल प्रदेश बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की बात करें, राज्य के समूह जिसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, तो मणिपुर यहीं पे देख लेते हैं। ये देखिए मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर, इधर नागालैंड है, इधर असम है, और इधर मिजोरम है। असम और नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड और मिजोरम है। तो असम, नागालैंड, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से लगी है? म्यांमार से दोस्तों इधर देखें, म्यांमार से ये देखिए सिक्किम हो गया, इधर से भूटान, ये होते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ये हो गया मिजोरम, इधर हो गया त्रिपुरा, ये बांग्लादेश हो गया। तो पूछ रहा है सीमा म्यांमार से, ये देखिए म्यांमार है, इधर म्यांमार है, इधर ये देखिए असम, ये जो हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, और इधर मिजोरम। ये जो है 4 देश हैं, 4 राज्य हैं, इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। तो पूछ रहा है किसकी नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? असम की नहीं लगती है। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। मैप से पढ़िए, मैप से बहुत ईजी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? देखिए उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, और यहाँ पश्चिम बंगाल 4, और सिक्किम 5 को। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत ने किस देश के साथ अपनी मानचित्रों को अदला बदली किया? दोस्तों 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में हुआ है दोस्तों। इसके थ्रू जो है बांग्लादेश के साथ भारत ने अपने क्षेत्रों की अदला बदली किया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? किसके साथ साझा नहीं करता है बांग्लादेश?
असम से देखें तो यहाँ पे असम से करता है, त्रिपुरा से भी करता है, झारखंड से दोस्तों नहीं करता है। ये देखिए इधर बीच में पश्चिम बंगाल है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। किससे नहीं करता है? झारखंड से नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मैप को आप बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे मैप को किसे कौन सी राज्य जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। आप रूम में लगाए हुए मैप को उसमें आप पर डे या हफ्ते में 2 दिन कम से कम उसको तब तक दीजिए, 2 दिन, जब तक आपको सारे राज्य और उससे जुड़े राज्य नहीं आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देहरादून उत्तर प्रदेश, देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और हम आगे भी देख लेते हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, सही है। पंचमढ़ी ये पहाड़ी क्षेत्र है, पूछ रहा है किस राज्य में है, तो देहरादून यूपी में नहीं है, वो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलांग। दोस्तों यहाँ पे नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? ये कोहिमा है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से सतर्क करिए, हो संभव है कि आपके एग्जाम में मिले और परीक्षा दे करके आएंगे तो पता चलेगा कि उधर क्वेश्चन जो है आयोग ने 2 क्वेश्चन को रद्द कर दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझ लें कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। वहाँ माथापच्ची, दिमाग का दूध का दही नहीं बनाना है। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाई कनाल अगरतला नहीं है दोस्तों, शिमला हिमाचल प्रदेश में, कोडाई कनाल दोस्तों ये तमिलनाडु में है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, भारत में 9 तटीय राज्य हैं दोस्तों, पहले ही बता दिया है। लेकिन किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्यों सबसे ज़्यादा गुजरात के तट पे बनाया जाता है? गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात से शुरू किया, ये कारण नहीं हो सकता। कम वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता, समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ये कुछ ठीक लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, कांदला पत्तन से नमक का निर्यात होता है, ठीक है ये, लेकिन उसका कारण नहीं है। गुजरात के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है, ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, सबसे सटीक आंसर बी वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागपुर को शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वीन का दक्कन की रानी किसे कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। और ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। मसालों का बागान दोस्तों केरल को कहा जाता है। हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? किस राज्य की, कौन सा राज्य जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पे पाया जाता है? तो हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं दोस्तों। तो मैप में दोस्तों यहाँ पे पांडिचेरी ऐसा राज्य है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी 4 जिले हैं और वो चारों 3 राज्य में हैं। और इधर केरल में है माहे, और इधर पांडिचेरी, और एक कराईकल है यहाँ पे तमिलनाडु में, और यनम जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे यूपी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा डी है, बस पूछने का तरीका अलग बना दिया है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तट है दोस्तों? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मैप को। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु है दोस्तों, ये देखिए गुजरात है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन सबसे लंबा है दोस्तों गुजरात। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आता है दोस्तों। तो ये 4 जिले हैं, जो 4 राज्य हैं, जिसके सबसे बड़ा तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बढ़ें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु नहीं, गुजरात नहीं दिया है, तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, बाद तमिलनाडु। तो यहाँ पे राइट आंसर
ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यहाँ पे गुजरात दिया है। गुजरात नहीं देता तो आंध्र प्रदेश सही होता दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन की बात करें, भारत की तटरेखा पूछा है। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा जो समुद्र से जुड़ा हुआ है उसका पूछ रहा है कितना किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों भारत की कुल सीमा जो है वो 22,716 किलोमीटर है, जिसमें से स्थलीय सीमा जो है, स्थल की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अन्य देशों से जो लगी है वो है 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। 15,200 किलोमीटर है। वहीं स्थलीय सीमा जो है वो जो है दोस्तों 7,516 किलोमीटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर 7,500 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप दोस्तों यहाँ पे मैप में ही देख लेते हैं। लक्षद्वीप यहाँ पे है, ये अरेबियन सी है दोस्तों, अरब सी में है, अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं दोस्तों। कितने? 36 द्वीप हैं, और 36 द्वीप जो हैं प्रवाल यानी मूंगा से निर्मित द्वीप हैं। इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो कावारत्ती इसकी राजधानी है। और दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है, सबसे स्मॉलेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल जो है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या भी सबसे कम पाई जाती है कहाँ पे? लक्षद्वीप में दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल जो है ये इधर लक्षद्वीप का सबसे साउथ में जो द्वीप है, मिनिकॉय दोस्तों वहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को किसे? मालदीव को अलग करता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पिटली द्वीप पूछा जाता है। पिटली द्वीप कहाँ पर है? पिटली द्वीप अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो वो अभ्यारण्य जो लक्षद्वीप में है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की हम बात करें, लक्षद्वीप में कितने समूह हैं दोस्तों? अभी हमने देखा 36 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे अलग किए गए हैं? किससे अलग किए गए हैं दोस्तों? यहाँ पे हम देख लेते हैं अंडमान, ये देखिए ऊपर वाला जो अंडमान है, ये देखिए अंडमान है, और इधर निकोबार है, और बीच में 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त और दोस्तों हम बात करें अंडमान की, तो ये ऐसा माना जाता है कि इधर हिमालय का ये बढ़ा हुआ भाग है। इसका हिमालय का बढ़ा हुआ भाग है, कौन सा? अराकान ह्योमा का बढ़ा हुआ भाग है। और ये जो यहाँ पे सारे द्वीप जो दिखाई देते हैं वो प्रवाल निर्मित द्वीप हैं, कुछ ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे दोस्तों 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। इसे दोस्तों निकोबार में, ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों। ये दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा नहीं कह सकते हैं, ये तीसरा चौथा, पहले तो दूसरा ही था, लेकिन अब एक बड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे एक नारकोंडम द्वीप पाया जाता है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी का द्वीप है दोस्तों। और इसी के बगल में बैरन द्वीप है दोस्तों। ये बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के समय सबसे पहले झंडा फहराया था। और यहाँ पे कई द्वीपों का नाम चेंज किया था, जो उन्होंने यहाँ पे हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के रखा था स्वराज द्वीप। और जो है नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद रखा था। और राष्ट्रद्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस नाम रखा था। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वहीं अंडमान देखिए 4 द्वीपों में बटा हुआ है। उधर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये 4 द्वीपों में बटा है दोस्तों। यहाँ पे कुछ माउंट हैं जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे सैडल पीक सबसे उत्तर में है, सबसे यहाँ अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में है। और मिडिल अंडमान में डिओली है, माउंट डिओली। और साउथ अंडमान में माउंट कोयोब है। और निकोबार में एक द्वीप है माउंट थ्यूलर दोस्तों। 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कोको चैनल जो है इधर है, ऊपर है, ये अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ग्रेट चैनल है दोस्तों इधर सुमात्रा है, इंडोनेशिया को अलग करता है दोस्तों। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार को सुमात्रा से यानी इंडोनेशिया से अलग करता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे विषुवत के ज़्यादा करीब है, 6 डिग्री चैनल यानी कि 0 डिग्री काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ पे जलवायु जो है वो विषुवत पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे सर्वाधिक 93 वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कुछ जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, ओंगे, सोमपेन, सेंटिनली और निकोबारी
जनजातियां दोस्तों इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैडल पीक कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अभी हमने देखा सबसे नॉर्थ में है, यानी कि उत्तरी अंडमान में है। हम आगे बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश 1 हो गया, नेपाल से 2 हो गया, भूटान से 3 हो गया, 3 देशों से लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसे पोल क्वेश्चन डाला था। यहाँ पे देखिए कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देख के आप एग्जाम में धड़ाक से लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह से लोगों ने गलत आंसर दिया है दोस्तों। 3 देशों से लगती है, यहाँ पे लोगों ने दोस्तों 4 मारा है दोस्तों, 4 देशों से लगती है। 84% लोगों ने किस पे मारा है? पश्चिम बंगाल को 4 देशों से जुड़ा है दोस्तों। जबकि राइट आंसर क्या है? 3 है, जिसे 7% है दोस्तों। तो सोच सकते हैं आपको जीएस में कितने लोगों से आपको लड़ाई है दोस्तों। दोस्तों 7% लोगों से आपके लड़ाई है दोस्तों। कितने इजी क्वेश्चन को इन्होंने गलत टिक किया है। लेकिन दोस्तों वहीं पे कुछ क्वेश्चन हमने पोल क्वेश्चन डाला है कि वहाँ पे 90% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आप पोल क्वेश्चन से जुड़े दोस्तों, आपको निश्चय ही फायदा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कितने देशों के साथ लगती है? तो वो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय भूभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। केरल के तट को मालाबार कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठंडी शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी पूछा जाता है। इधर लौटते मानसून के जब मानसून लौटता है उस समय इधर बारिश होता है। तो दोस्तों हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, केरल के तट को कहते हैं, केरल को तट को क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। कोंकण तट किसे कहते हैं? मुंबई वाले तट को, दमन से जो गोवा तक है। और कनारा तट जो कहते हैं, गोवा से लेकर के मैंगलोर तट को कनारा तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं दोस्तों। लिम्नोलॉजी दोस्तों इसे सरोविज्ञान कहते हैं, जो सरोवर से लिया गया है, सरोविज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो लैंड के अंदर जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसका अध्ययन करता है। जैसे नदी, झील, तालाब, जलप्रपात, वेटलैंड, आर्द्रभूमि, इसका अध्ययन करता है। वहीं टोपोलॉजी की बात करें दोस्तों, टोपोलॉजी जो है ज्योमेट्री का विस्तार है, यानी कि मैथ के अंतर्गत आता है। वहीं पोटोमोलॉजी की बात करें दोस्तों, पोटोमोलॉजी स्टडी ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिवर, रिवर के बेसिन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वहीं हाइड्रोलॉजी दोस्तों, हाइड्रोलॉजी भूजल विज्ञान इसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर का भूजल का साइंटिफिक अध्ययन करता है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा झीलों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मैक-मोहन रेखा सीमा बनाती है दोस्तों, किसके बीच बनाती है? भारत और चीन के बीच बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। और भारत, नेपाल और म्यांमार दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत और चीन के बीच के मैक-मोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या नाम कहते हैं? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के डूरंड कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें, निम्नलिखित में से विषम पद है, विषम पद कौन सा है दोस्तों? तो पूछा है डेल्टा दोस्तों। डेल्टा, चाप झील और विसर्पण, ये दोस्तों मैदानी क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। जबकि बालसोन जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे विषम पद कौन है? बालसोन है दोस्तों। ये 3 जो है वो सेम, जो समपद है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क को जो है कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यूनेस्को जो है विश्व धरोहर की स्थल सूची तैयार करता है। और उसमें भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। 18 में से 12 जो है यूनेस्को में है। जो अभी हाल में हुआ है, जो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो पन्ना है। पन्ना कहाँ है? एमपी में। पन्ना को 2020 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों।
हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, इसे हम मैप में देख लेते हैं। ये जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, ये देखिए काराकोरम है और ये लद्दाख है और ये जास्कर है। जास्कर पे है दोस्तों, ऊपर जास्कर पे जो दर्रा पड़ता है ऊपर है बुर्जिल, जोजिला, बड़ा लाचा, शिव किला। बड़ा लाचा शिव किला जो है ये सिक्किम में हिमाचल प्रदेश में है, और बुर्जिल दर्रा जो है वो जोजिला दर्रा वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है दोस्तों। वहीं अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है वो बुम्बला है दोस्तों। बुम्बला जो है, बुम्बला दर्रा वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और वहीं पे पाकसाऊ दर्रा है वो भी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कुल्लू घाटी किसके बीच है। कुल्लू घाटी किसके बीच है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं कि लद्दाख, जास्कर, यहाँ पे पीर पंजाल और धौलाधर, यहाँ पे कुल्लू घाटी इसी के बीच में स्थित है। किसके बीच में है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में स्थित है। तो ये हमारा राइट जो आंसर है वो राइट आंसर है धौलाधर और पीर पंजाल, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने देखा शिव किला, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है। ये यहाँ पे इस तरह से हिमाचल प्रदेश का मैप हो जाता है, इधर चाइना हो गया, और इधर देखिए लद्दाख, इधर जास्कर है, और यहाँ पे पीर पंजाल। पीर पंजाल यहाँ जास्कर पे जो है, उधर बुर्जिल, जोजिला, बड़ा लाचा और शिव किला। बड़ा लाचा शिव किला कहाँ पर है, ये शिव किला से ही, शिव किला दर्रे से सतलज इसमें हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और बड़ा लाचा भी यहीं पे है, ठीक है। और यहाँ पे जास्कर, और यहाँ पे ये जो है पीर पंजाल पे पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग दर्रा, ये जो 3 दर्रे हैं वो कहाँ पे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दोस्तों, ये नाथुला जलपला ये सिक्किम में है, जबकि जोजिला कहाँ पर है, ये है कहाँ पे, लद्दाख में है दोस्तों। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, पहले हम उसको मैप में देख लेते हैं। पालघाट दर्रा, ये देखिए, सॉरी ये ऊपर हम चलते हैं, उसी मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर है, पश्चिम घाट पे स्थित है पालघाट दर्रा। पालघाट जो है इधर नीलगिरी है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है दोस्तों। ये जोड़ता किसको है, कोच्चि को कोयम्बटूर से, यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पालघाट दर्रा। वहीं इधर नीचे सेनकोट्टा दर्रा है दोस्तों। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है दोस्तों, सेनकोट्टा दर्रा। वहीं ऊपर दोस्तों बात करें तो ऊपर है थालघाट दोस्तों, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और ये नीचे है भोरघाट दोस्तों, मुंबई को ये पुणे से जोड़ता है दोस्तों। ये भोरघाट, थालघाट और इधर पालघाट है, सोनकोट्टा दर्रा। इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा दोस्तों अरावली पे स्थित है। अरावली इस तरह से है, और इसमें 2 दर्रा हैं, इधर ढेवरनाल है, इधर गोरम घाट है, इधर परवेरिया है, देसुरी है, हाथी दर्रा है, और इधर हल्दी घाटी और इधर पिपली घाट दर्रा है। दोस्तों ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हल्दी घाटी दर्रा मेवाड़ और मुगल शासकों के बीच इसी क्षेत्र में लड़ाई हुई थी दोस्तों। ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पुलकट झील दोस्तों, पुलकट झील जो 2 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसे ले जाएंगे। चिल्का झील को उड़ीसा में चिल्का झील। उलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, कहाँ पे है, कश्मीर में। सांभर झील एक है राजस्थान में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1
4 2 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसमें आपको 1 2 दर आ रहा है फिर भी आप इसके मैचिंग का प्रयास करें दोस्तों, इसे छोड़ के ना जाएं, इसको मैचिंग का प्रयास करें, इससे हो सकता है सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। विश्व का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कहते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करें, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों, इसे हम मैप में देख लेते हैं। इधर हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है इसका नाम क्या है, इसे हम यहाँ मैप में देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी, इसे नामचा बरुआ है दोस्तों। यहाँ पे यहीं से हिमालय जो है यू टर्न लेती है दोस्तों, यहीं से ब्रह्मपुत्र का प्रवेश भी होता है, तो ये नामचा बरुआ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों, कौन सा, नामचा बरुआ है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गाडविन ऑस्टिन एक है, गाडविन ऑस्टिन K2 गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ पर है दोस्तों, भारत का जो है कि सबसे ऊंचा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिंदू कुश नहीं होगा क्योंकि ये अफगानिस्तान में पर्वतीय रेंज है। कुनलुन भारत में नहीं है। कामेत है, नंदा देवी है। अब कामेत और नंदा देवी में कामेत हो जाएगा राइट आंसर। इसको समझने के लिए दोस्तों सिर्फ पाँच सर्वोच्च चोटी हिमालय की जानी है और 5 सर्वोच्च चोटी भारत की जानी है। तो यहाँ पे हमने इसको लिस्ट दिया है, इस लिस्ट को आप कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कोई जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत, और आपको इसको रटने में काफ़ी माथापच्ची होती है दोस्तों। सिर्फ 5 को जानिए और आप अदर सब्जेक्ट को अपना पढ़िए, और भी तो कई सब्जेक्ट हैं जो पढ़ना है जीएस में, इसी को लेके बैठना नहीं है, सिर्फ इसे 5 पढ़ें, 5 रख लेंगे, याद कर लेंगे, 5 हिमालय की और 5 भारत की, इससे आप मैचिंग भी कर लेंगे और ऊंची नीची चोटी को भी बता लेंगे। तो हिमालय की जो सबसे 5 ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 है दोस्तों, ये गलत लिखा गया है, 8,848 मीटर है। K2 का दोस्तों दूसरा चोटी 8,611, इसको कहीं नहीं पूछा जाता है कितनी ऊंचाई है। हाँ हिमालय की आप जान सकते हैं, लेकिन और किसी एग्जाम में चोटी को नहीं पूछता है, बाकी ये सब ऊंची, सबसे ऊंची, तीसरी, दूसरी, ये सब पूछ लेता है, लेकिन कभी शिखर कितना ऊंचा है ये नहीं पूछा होगा दोस्तों। और यहाँ पे K2 है, नीचे तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है, और लेहोसे चीनो नेपाल में है के बॉर्डर पे है, मकालू नेपाल में है दोस्तों। तो हिमालय की ये सबसे 3 ऊंची चोटी है, कौन, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लेहोसे और मकालू। और वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत की जो हो जाएगी, भारत की दोस्तों हो जाएगी K2 गाडविन, जिसे गाडविन ऑस्टिन K2 कहते हैं। K2 मतलब गाडविन ऑस्टिन 8,611 है। कंचनजंगा दूसरे नंबर पे आती है, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत। अभी जो ऑप्शन में था हमारे पास वो नंदा देवी था दोस्तों, वहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे नंदा देवी हो जाएगा राइट आंसर। कामेत 5वें नंबर पे है। ये 5 आप जान लीजिए, ये 5 जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप निश्चय ही कर लेंगे। कौन सा हिमालय का श्रृंखला का अंग नहीं है, कौन सा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है दोस्तों, वो अरावली नहीं है दोस्तों, क्योंकि काराकोरम स्थित है, नंदाकोट भी है, K2 भी है, लेकिन अरावली राजस्थान में पड़ती है। वहीं दोस्तों निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है, सबसे पुराना अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, अरावली सबसे पुरानी है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है नीलगिरी, फिर उसके बाद सतपुड़ा और हिमाचल है दोस्तों, सबसे पुरानी अरावली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, मतलब वलित पर्वत जो अभी जल्दी में निर्मित हुआ है, जो 2 चट्टानों के दबने के फलस्वरूप हुआ है, उसे वलित पर्वत, वलित या मोड़दार कहते हैं। तो हिमालय वलित पर्वत है यानी मोड़दार पर्वत है, और जो है राकी भी है, एंडीज भी है, अरावली नहीं है, ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। अपशिष्ट पर्वत मतलब ये बहुत पुरानी पर्वत है, पहले बहुत ऊंची थी, कट पीट छट के इस पर इसका अपर्दन होता रहा है और ये अपने अपर्दित रूप में आ चुका है दोस्तों। इस बाकी अपर्दित एक ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न हिमालय और के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून कहते हैं, किसके बीच में दोस्तों, तो शिवालिक के बीच में जो लंबोत घाटी है उसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पिटली दून, ये सब कहाँ पे पड़ते हैं, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, जो हिमालय का पूछ रहा है 3 नाम है, ऐसे 3 नाम है, इधर ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, इधर शिवालिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका और क्या क्या नाम है, तो इसका जो नाम है वो हिमाद्री है दोस्तों।
से ध्यान में रखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को क्या कहते हैं। इधर देखिए, इधर मैप में हम जूम कर लेते हैं। सतलज और काली नदी, सतलज देखिए दोस्तों यहाँ से हिमाचल प्रदेश में घुसती है, कहाँ से, शिवकिला दर्रे से, और इधर काली नदी यहाँ पे है। इस दर्रे को क्या कहते हैं, तो ये उत्तराखंड या कुमायूं का या गढ़वाल इसे नाम दिया जाता है। तो हमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो इसे पंजाब नहीं कहते हैं, नेपाल नहीं कहते हैं, इसे कुमायूं कहते हैं दोस्तों। कुमायूं या उत्तरांचल हिमालय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे नाग टिब्बा, अगला क्वेश्चन है, नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला किसके बीच में, किसमें शामिल है, किसमें शामिल है। नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं, ये पर्वत श्रेणियाँ किसमें, किस हिमालय के किस भाग में ये शामिल है। तो ये पूछा है, तो इसे मैप में देखते हैं दोस्तों। ये मध्य हिमालय के भाग हैं, लेकिन हम इसे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला हो गया ग्रेट हिमालय हिमाद्री, और नीचे वाला जो है इसे कहते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट जो होता है मध्य हिमालय, वो होता है इधर पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, इधर नाग टिब्बा दोस्तों, ये नाग टिब्बा किसके मध्य है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है। इधर कुमायूं या मसूरी है, और इधर महाभारत है, नेपाल में दोस्तों महाभारत है। इधर ब्लैक माउंटेन है, ध्यान रखिए दोस्तों, इधर ब्लैक माउंटेन सिक्किम और भूटान में, ज़्यादातर हिस्सा भूटान में है। महाभारत पूरी तरह से नेपाल में स्थित है दोस्तों। नाग टिब्बा और महाभारत किसका है, मध्य हिमालय के भाग है दोस्तों, जिसे निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देख लेते हैं राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, निम्न हिमालय का भाग है दोस्तों, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं दोस्तों। सह्याद्री जो दोस्तों, ये वेस्टर्न घाट को कहते हैं, वेस्टर्न का जो ये सीधे महाराष्ट्र वाले भाग में पड़ता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले भाग में से सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री मतलब होता है दोस्तों हरा भरा, तो राइट आंसर जो होगा सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है किसको, तो वो पश्चिम घाट को कहते हैं दोस्तों, पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। सह्याद्री मतलब हरा भरा भी होता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम है दोस्तों, तो कौन सा है, पश्चिम घाट है दोस्तों, उसी का नाम उसी को दूसरे रूप में पूछ दिया गया है दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, कौन सा सही कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों ये एमपी वाले रीजन में, इस तरह से एमपी हो जाता है, एमपी वाले रीजन में है। ये सतपुड़ा है, इधर गाबिलगढ़ है, इधर मैकाल है, और इधर ये जो है मैकाल है, और इधर ये महादेव है, इधर महाकाल है। ये महादेव और ये मैकाल है, जहाँ से सोनम नदी यानी कि सोन, नर्मदा और महानदी नदी निकलती है। कहाँ से, ये मैकाल पर्वत से निकलती है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, महादेव पहाड़ी, ये देखिए ये महादेव पहाड़ी है, ये मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, पश्चिम में ही है, राइट आंसर है। महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है, नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ छोटानाग पठार के पूर्व में है, तो छोटानागपुर जो झारखंड में है उसके पूर्व में नहीं है, उसके पश्चिम में है। महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत है, ये सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार दोस्तों, आप जानते हैं हिमालय सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा है, तो हिमालय पे एक स्थित है लद्दाख। लद्दाख जो है कहाँ पे है, हिमालय पे स्थित है, तो लद्दाख पठार सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों मैप से पढ़िए, मैप से समझिए, बहुत ईजी है दोस्तों। सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सही होंगे, कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो दर्रा कहते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी, दर्रा, अंतराल या गैप कहते हैं। गैप दो जो है कि प्राकृतिक जो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी गैप को, इधर एक पर्वत है, इधर पर्वत है, इधर जो एक गैप होता है जिससे लोग आते जाते हैं, इधर श्रृंखला है, इधर श्रृंखला है, 20 लोग आते जाते हैं, तो उसी को दर्रा या अंतराल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों, भारत में प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 तरफ से जल से गिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है, यानी कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। इसको हमने जो है कि अपने कम्युनिटी बॉक्स में टेक्स्ट क्वेश्चन में भी डाला था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने डोरा बेटा कहा था, लेकिन दोस्तों ये डोरा बेटा नहीं है, यहाँ पे अनामलाई पे अनायमुदी है दोस्तों, अनामलाई पे अनायमुदी है। तो यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिए कौन सा लोगों ने लगाया है,
जो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोगों ने डोडा बेटा को लगाया है, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी पे है दोस्तों, अनामुदी अनामलाई पे है दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, और नीलगिरी ये पश्चिम घाट के यहाँ पे ये देखिए नीलगिरी है, नीलगिरी में ही आके पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ के मिलती हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं, नीलगिरी में। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और उसके दक्षिण में दोस्तों, नीलगिरी के दक्षिण में है कौन सी है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, जिसपे अनायमुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, उसके बाद डोडा बेटा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे 78% लोगों ने गलत किया, यहाँ पे 18% लोगों ने सही किया है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अनायमुदी शिखर यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये अनायमुदी, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे हम सही लगाएं, ये अन्नामलाई पे स्थित है, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं। ये सह्याद्री डाल सकते हैं, लेकिन ये नीलगिरी भी दिया है, अगर अन्नामलाई रहता तो हम उसे लगाते। अगर आप लगाना चाहें तो आप सबसे जो कौन सा लगाएंगे, कोई ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे अन्नामलाई पे सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। देखो वही 5 क्वेश्चन, 5 पर्वत है, ठीक है, उसी में से सबसे ऊंचा पूछा है तो नंगा पर्वत हो जाएगा दोस्तों। वही 5 में से अगर पूछा गया, देखिए दोस्तों, उसी 5 में से आपका हो जाएगा। यहाँ पे नीचे उसकी ऊंचाई भी दी गई है, तो आप देख सकते हैं उसकी ऊंचाई भी। देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है, नंदा देवी, कामेत, कुल्लू। यहाँ पे हमने 3 उसमें शामिल है, और इसके ऊपर कौन है, कंचनजंगा, उसके ऊपर केटू है दोस्तों। तो वही 5 हिमालय की और 5 भारत की रख लीजिए, आपको मैक्सिमम जहाँ तक संभावना है कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है दोस्तों। अराकानियोमा म्यांमार में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सुलेमान जो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पीर पंजाल भारत में है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सतपुड़ा की रानी जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी बात किया है, तो यहाँ पे पंचमढ़ी हो जाएगा दोस्तों। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। नीलगिरी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डामम मतलब इलायची पहाड़ी, ये सबसे नॉर्थ में, एकदम सबसे साउथ में स्थित है। और ये नीलगिरी पे डोडा बेटा है, सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट जाके मिलते हैं, वो नीलगिरी है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे है, मणिपुर में है दोस्तों। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। ये भारत का एक तैरता हुआ झील है दोस्तों। तैरता हुआ उद्यान जो है कहाँ पे पाया जाता है, वो लोकटक में पाया जाता है। तो लोकटक यहाँ पे नीचे है, लोकटक एक है, लोकटक क्या है, वो झील है दोस्तों। लोकटक एक झील है, कहाँ पे है, वो मणिपुर में है। लोनार झील दोस्तों कहाँ है, लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है, बुल्ढावा जिले में है। ये क्रेटर झील है, जो ये दोस्तों क्रेटर झील है, जिसका निर्माण जो हुआ था वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ था दोस्तों। ये खारे पानी का झील है दोस्तों, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील दोस्तों गोविंद सागर झील है, जो भांगड़ा नांगल पे स्थित है। भांगड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है, ये सतलज नदी पे है, और यहीं पे गोविंद सागर बांध है दोस्तों, जो सिखों के 10वें गुरु थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। वहीं दोस्तों दूसरे पे बात करें तो सोनभद्र स्थित जो रिहंद बांध पे गोविंद बल्लभ पंत है, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है दोस्तों। तीसरे नंबर पे बात करें तो ढेबर झील या जसमंद झील है, जो उदयपुर के राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, गारो खासी, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं दोस्तों। पूर्वांचल की पर्वतमाला है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सारी हैं। नागालैंड में है। गारो खासी कहाँ पे है, मेघालय में है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम दोस्तों कावेरी नदी पे पाया जाता है, इसे याद रखें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, शिव समुद्रम किस नदी पे बनाया गया जलप्रपात है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। बलतोड़ा हिमनद दोस्तों कहाँ है, ये काराकोरम पे है दोस्तों, याद रखिए काराकोरम पर्वतमाला पे है। इसके अतिरिक्त कुछ और है, रेमो, बलतोरो, सियाचिन, ये कहाँ पे है, ये वहीं पे है काराकोरम पे, ये हिमनद हैं सब। आगे हम बात करें दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वो कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों कुचिकल के बाद बारह पानी जो मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। और तीसरे की बात करें तो नोहकलिकाई जो मेघालय के खासी हिल्स में है दोस्तों, ईस्ट खासी हिल्स में नोहकलिकाई है जो तीसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है दोस्तों। वहीं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, अगला क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, इसमें जो दिया है वो हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पे है। इसे जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, शायद मुझे ज़्यादा जहाँ तक वो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दो का नाम हम नहीं सुने हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पे है, शिमोगा जिले में है कर्नाटक के, और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी। हम आगे बात करें, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात अभी हमने इसका बात किया, तो ये शरावती नदी पे है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है दोस्तों। आगे हम बात करें, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। भारत सबसे ऊंचा जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें है ये शिव समुद्रम होगा दोस्तों। यहाँ पे 93 नंबर का शिव समुद्रम। आगे बात करें, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी, वही क्वेश्चन है दोस्तों, वही भारत की हिमालय की अगर 5 चोटी को जान लीजिए और भारत की 5 चोटी को, कोई यहाँ से चोटी से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। K2 पहले नंबर पे है, हिमालय की तीसरी चोटी, मतलब हिमालय की तीसरी चोटी पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे K2, तीसरे पे कंचनजंगा। राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी दोस्तों, तो वो सारामती हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जाफरान की खेती किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किस मिट्टी में जाफरान की खेती होती है, तो करेवा मिट्टी में जाफरान की खेती होती है दोस्तों, जिसे केसर कहते हैं। केसर की खेती कहाँ पे होती है, करेवा मिट्टी में, जो जम्मू कश्मीर में होती है। हिंदू कुश पर्वत किस श्रेणी में है दोस्तों, तो भारत में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है दोस्तों, अफगानिस्तान में इस क्षेत्र में पड़ता है। वहीं पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्थर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, पार हिमालय के पार्ट हैं वो सब दोस्तों। जास्कर पर्वत पर कौन सा दर्रा स्थित है। जास्कर पर्वत, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इधर देखिए काराकोरम, इधर लद्दाख, इधर जास्कर। जास्कर पे बात कर रहा है, तो जास्कर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, तो इस पर जास्कर पे है बुर्जिल, जोजिला, बड़ा लाचा, शिवकिला। ये जो जिला दर्रा है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये बड़ा लाचा दोस्तों ये मंडी को लेह से जोड़ता है, और जो शिवकिला दर्रा यहीं से सतलज भारत में यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। आगे हम बात करें, जास्कर पर्वत पर कौन सा दर्रा स्थित नहीं है, तो वो हमने देखा शिवकिला है, बड़ा लाचा, जोजिला है। रोहतांग दोस्तों नहीं है, रोहतांग किस पे, धौलाधर पे दोस्तों, रोहतांग धौलाधर पे। इसके अतिरिक्त इस पे पीर पंजाल, धौलाधर, रोहतांग और बनिहाल दर्रा भी इसी पे स्थित है। हम आगे बात करते हैं, महाभारत पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। इसको हमने ऊपर भी देखा था, नेपाल में स्थित है, मध्य हिमालय का भाग है। आगे बात करते हैं, देश का नेशनल हाईवे, देश यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देश का नेशनल हाईवे 1A किस दर्रे से होकर गुजरता है। देश का नेशनल हाईवे 1A किस दर्रे से होकर गुजरता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों। बनिहाल दोस्तों, इसे यहीं पे जवाहर सुरंग भी स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। यहीं से भारत कौन सा जुड़ा है, ये जवाहर टनल सुरंग भी यहीं से स्थित है दोस्तों। यही दर्रा जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को उत्तर यानी कि लद्दाख से जोड़ता है दोस्तों। ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन को देख लिया दोस्तों, जो SSC के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। तो हमने इसमें 100 क्वेश्चन को कवर किया। तो इस तरह से दोस्तों आप GS के 25 प्रश्नों में से दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, उसको फैक्ट पे रटने पे जोर मत दीजिए, उसके कंसेप्ट को जानेंगे, फैक्ट को रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।